जय हिंद साथियों, नमस्कार। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है आज का। ये वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि हम इसमें क्लास 7 एनसीईआरटी के ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिए हैं। यानी अब क्लास 7 से आपको एनसीईआरटी का किताब पढ़ना नहीं है। जो भी संभावित प्रश्न बन सकते थे सीटेट के लिए, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे संग्रहित किया गया है, इकट्ठा करके लाया गया है। लगभग 100 प्रश्न ऐसे हैं। कथन, कारण, मिलान, सभी तरह के प्रश्न हैं। आप यहाँ देखेंगे अध्याय 6 से प्रश्न लिए गए हैं। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इधर अध्याय 7 से प्रश्न है, फिर 8 से प्रश्न है। इस तरह के देखिए 7 से प्रश्न है। सभी मतलब आप जो भी क्लास 7 में जो भी अध्याय हैं कंप्लीट ये होने वाला है आपका। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पहले ही प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वनस्पति के विकास और उसके प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन और कारण से यानी समझ आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा सीटेट आजकल पूछ रहा है। उसी तरह के प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं। पहला कथन कह रहा है, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है जो प्राकृतिक वनस्पति को बदल देता है। दूसरा कथन है, मिट्टी की परत की मोटाई और ढाल वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित नहीं करते हैं। और तीसरा प्रश्न है, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। 3 कथन आपके सामने हैं। अब 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको बताना है कि केवल 1 और 2 कथन ठीक है, केवल 2 और 3 कथन ठीक है, केवल पहला और तीसरा कथन ठीक है, और चौथा कह रहा है कि सभी कथन ठीक है। तो कौन से विकल्प ठीक हैं? और हाँ, लास्ट में आपको, यदि आप सच में सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट में आपको बताना है कि टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। देखिए, आसान प्रश्न जब पूछा जाता है एग्जाम में सीटेट के और आप नहीं पढ़े रहते हैं लाइन बाय लाइन, तो आपको लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, जो सही विकल्प है, सही क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 और कथन 3। यही बात ठीक है, बाकी गलत है। देखिए, पहला कथन यह है कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और जो कि प्राकृतिक वनस्पति को बदल देता है। बात बिल्कुल ठीक है। और वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करता है। वनस्पतियां जो होती हैं, उनकी वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करता है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए, आप सभी जानते हैं ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिरता है जिससे वनस्पति बदल जाती है। तापमान और नमी के साथ साथ मिट्टी की परत और ढाल भी वनस्पति के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। इसलिए कथन दूसरा गलत था। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और फिर जवाब दें। कथन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहते हैं। कारण है कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां साल भर भारी वर्षा होती है और कोई शुष्क मौसम नहीं होता। कथन और कारण आपके सामने हैं। अब आपको इसका विकल्प बताना है कि कौन से बात ठीक है। यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है ये सही है, आर गलत है, और चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो मेरे भाई, सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। यानी ए और आर, कथन और कारण दोनों ठीक है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार को वर्षा वन कहते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। और ये भी बात ठीक है कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां साल भर भारी वर्षा होती है और कोई शुष्क मौसम यानी सूखा मौसम नहीं होता। बात बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए, अत्यधिक वर्षा के कारण ये वन इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता और पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में कौन से कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, गलत पूछ रहा है आपसे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में कौन सा कथन गलत है? कथन आपके सामने 4 है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इनमें केवल नरम लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं।
साल, सागवान, नीम और शीशम इनके प्रमुख वृक्ष हैं, तो कौन से कथन गलत हैं आपको बताना है। बताइए। गलत कथन बताना है, ध्यान रखिएगा। तो गलत कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें केवल नरम लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं। बात बिल्कुल गलत है, केवल नरम लकड़ी के पेड़ नहीं पाए जाते हैं। इन्हें देखिए, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन शुष्क मौसम में भी अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं और इसमें साल, सागवान, नीम और शीशम जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। इसलिए सभी कथन सही होते हैं, लेकिन ऑप्शन सी गलत होता है। इन वनों में मुख्य रूप से दृढ़ लकड़ी पाए जाते हैं, जो हार्ड लकड़ी होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे फर्नीचर और यातायात के संसाधन का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वनस्पति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके पेड़ ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। ध्यान से समझिए, जो भूमध्य सागरीय वनस्पति होते हैं उनकी मुख्य विशेषताएं होती है कि वो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में स्वयं को ढाल लेते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्या अपनी छाल को मोटा करके या पत्तियों को मोमी बनाकर, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, या फिर बहुत गहरी जड़ों के माध्यम से, या फिर सभी? बात ठीक है। कौन से विकल्प सही होंगे? तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, इसके सभी कथन सही हैं। यानी अपनी छाल को ग्रीष्म ऋतु में मोटा कर लेते हैं और पत्तियों को मोमी बनाकर, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, यानी पतली बना लेते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है और इनकी जड़ें गहराई तक होती हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। और एक तरफ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उच्च अक्षांश 50 डिग्री और 70 डिग्री के बीच। उसके बाद कह रहा है शंकुधारी वन, भूमध्य रेखा के पास। तीसरा कहता है भूमध्य सागरीय वनस्पति, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे। और चौथा है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, अफ्रीका सावना। बताइए इसके सही विकल्प क्या होंगे। तो देखिए, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा। तो पहले का दूसरे से मिलान हो जाएगा। और शंकुधारी वन उच्च अक्षांश यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होते हैं, तो दूसरे का पहले के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद भूमध्य सागरीय वनस्पति तो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर होते हैं, तो तीसरे का तीसरे से मिलान हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीकी यानी सावना में है, तो 4 का चौथे से मिलान हो जाएगा। ये सही विकल्प मिलान के हैं। तो इसमें से जो सबसे सही कूट होगा वो आपके ऑप्शन नंबर 1 होंगे। ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न पे अगर चलें तो अगला प्रश्न है कि टेंगा वनों के संदर्भ में कौन से कथन गलत है। गलत कथन की पहचान करिए। ठीक है ना। तो देखिए, गलत कथन की जब आप पहचान करेंगे तो गलत कथन होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी A1 केवल दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं। एक बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। ये बिल्कुल गलत है टेंगा वन के बारे में। ठीक है ना। टेंगा वन मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये बात सही है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि चीड़ और देवदार यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं और इन्हें शंकुधारी वन भी कहा जाता है। यानी जो टेंगा वन होते हैं उन्हें शंकुधारी वन भी हम कहते हैं। और ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश पे पाए जाते हैं और इनकी लकड़ी बहुत नरम होती है, जिसका उपयोग लुगदी बनाने में यानी पेपर के निर्माण में किया जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है। जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं उनको पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। देखिए, इसका विकल्प बी सही होगा, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़, इसलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 में दिया गया था, तो मैं इसे यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सावना और स्टेपी के मुख्य अंतर क्या हैं। सावना और स्टेपी में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, मुख्य अंतर इसके होंगे
ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी सावना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि स्टेपी जो है वो शीतोष्ण शीतोष्ण मैदान के घास होते हैं, और जो सावना है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है ना। चलिए, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, सावना जो कि अफ्रीका में है, घास 3-4 मीटर तक ऊंची होती है। जो सावना जो अफ्रीका में है, वहाँ के घास जो होते हैं 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती है, जबकि स्टेपी जो है एशिया और यूरोप दोनों हिस्सों में है, ये घास छोटी और पौष्टिक होती है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि कांटेदार झाड़ियां विकसित होने का भौगोलिक कारण क्या है? तो यह है तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा इसका मुख्य कारण है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेशों में उगने वाली काल अल्पकालिक वनस्पति टुंड्रा में कौन से जीव पाए जाते हैं? तो देखिए, विकल्प 20 सही होगा, यानी सील, वालरस और ध्रुवीय भालू यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे पंपास के घास के मैदानों के भी नाम से जाना जाता है। किसे? अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उन्हें पंपास घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। कथन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वन्य जीव कम पाया जाता है। कारण है, यहाँ लोगों ने कृषि के लिए प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। अब कथन और कारण को पढ़ लिए और सही विकल्प को बताइए। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आप देखेंगे पहला विकल्प ही सही हो जाता है, क्योंकि ये और आर दोनों बात ठीक है, और आर जो है ना वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वन्य जीव बहुत कम पाए जाते हैं। कारण है कि यहाँ के लोगों ने कृषि के लिए प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, शंकुधारी वनों की लकड़ी का व्यावसायिक महत्व क्या है? तो देखिए, जो शंकुधारी वन की लकड़ी हैं उनका व्यावसायिक महत्व ये है कि इसका उपयोग नरम होने के कारण कागज और माचिस के डिब्बे बनाने में होता है। ठीक है ना। कागज बनाने में और माचिस के डिब्बे बनाने में होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, स्ट्रीस फलों जैसे संतरा, नींबू, जैतून की खेती के लिए विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है, संतरा, नींबू, जैतून, इन सभी के खेती के लिए विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र, या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या शंकुधारी वन क्षेत्र, या टुंड्रा क्षेत्र? तो यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं वो स्ट्रीस के फलों जैसे संतरा, नींबू और जैतून के खेती के लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, घास के मैदान और उनके स्थानों का गलत मिलान करिए। मतलब गलत मिलान आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प सी गलत हो जाता है, यानी वेल्ड का ऑस्ट्रेलिया से संबंध नहीं है। बाकी विकल्प सभी आपके सही हो जाते हैं। ठीक है ना। सी गलत हो जाता है। सही यानी लानोस जो है वेनेजुएला में है। ठीक है ना। कैंपोस जो है वो ब्राज़ील में है, और प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। ये प्रसिद्ध घास के मैदान हैं, आपको ध्यान रखना है। जो वेल्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में ना होकर के कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध घास का मैदान है उसका नाम है डाउन्स, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। कैंपोस जो है वो ब्राज़ील के घास का मैदान है, और लानोस जो है वो वेनेजुएला का घास का मैदान है। ठीक है ना। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, या आप जैसे भी याद कर सकते हैं इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ घास छोटी और पौष्टिक हैं, वहाँ वाइसन यानी जंगली भैंसा पाया जाता है, तो आप किस प्रदेश में हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए, इसी में कई क्वेश्चन छुपा हुआ है। यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ घास छोटी और पौष्टिक हैं,
और वहाँ वाइसन यानी जंगली भैंसा पाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जंगली भैंसा को क्या कहते हैं? तो वाइसन। या वाइसन कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ छोटी घास की मैदान है। अब आपको उस प्रदेश का नाम बताना है, उस क्षेत्र का नाम बताना है कि क्षेत्र में होता है। तो मेरे भाई देखिए, विकल्प बी सही होगा और वो होगा शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान छोटे होते हैं और पौष्टिक होते हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है ना? सत्य कथन बताना है। तो देखिए, इसके जो सत्य कथन होंगे वो होंगे, यह वनस्पति केवल ग्रीष्म ऋतु की छोटी अवधि में ही उगती है। कौन सी? टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाने वाले शीतोष्ण सदाबहार वनों में कौन से वृक्ष मिलते हैं? जो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश हैं उसमें जो शीतोष्ण सदाबहार वन हैं उसमें कौन से पेड़ मिलते हैं? तो सबसे जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी बाज, पाइन और यूकेलिप्टस यहाँ के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के पेड़ बहुत ऊंचे और सघन क्यों होते हैं? कारण बताना है आपको। तो देखिए, इसके जो सही विकल्प होंगे वो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा। ये घने इसलिए होते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की जो प्रतिस्पर्धा है वो और अत्यधिक वर्षा के कारण होती है। ठीक है ना? मतलब इसका ये हुआ कि देखिए, वो पेड़ बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वो पेड़ सूर्य के प्रकाश तक पहुंचना चाहते हैं और चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जो दोनों वातावरण है वो अनुकूल हो जाता है, इसीलिए वृक्ष लंबे होते हैं। मतलब उनको सूर्य का रोशनी भी मिल रहा है और भरपूर मात्रा में पानी भी मिल रहा है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि वनस्पति के प्रकारों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन 3 श्रेणियों में किया जाता है? वनस्पति के प्रकारों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन 3 श्रेणियों में किया जाता है, आपको बताना है। चलिए बताइए। देखिए, इसके विकल्प भी सही होंगे, यानी 3 श्रेणियां हैं, वन, घास के मैदान और झाड़ियां। ये वनस्पति के 3 प्रकार हैं, वन, घास के मैदान और झाड़ियां। ठीक है? ये रहे आपके 20 प्रश्न जो कि अध्याय 6 से थे, यानी जो अध्याय 6 से थे। जो भी सीटेट के पेपर 2 एसएसटी के लिए संभावित प्रश्न बन सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी से, उन सभी प्रश्नों को लेके हमने यहाँ रखा था। अब अगले अध्याय यानी एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी के अध्याय 7 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सीटेट के लिए, उन सभी प्रश्नों को लाया गया है। आइए अब आगे हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बस्तियों के विकास के लिए आदर्श वासव स्थान जो रहने का जगह है उसके चयन हेतु प्राकृतिक दशाएं कौन सी है? कथन और कारण वाले प्रश्न हैं आपके सामने। तो देखिए, मतलब बसने के लिए, रहने के लिए कहीं भी अनुकूल जगह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो देखिए, एनसीईआरटी क्लास 7 के अध्याय 7 में कहता है कि भाई अनुकूल जलवायु हो, वहाँ जल की उपलब्धता हो और उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी हो। ये तीनों चीज़ जहाँ सही रहेगा वही बसने योग्य भूमि होती है। तो विकल्प डी सही है। ठीक है ना? मनुष्य वहीं बसना पसंद करता है जहाँ जीवन जीने के लिए पानी, खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और रहने लायक मौसम हो। देखिएगा, नदी घाटियों के पास बस्तियां सबसे पहले इसीलिए विकसित हुई क्योंकि वहां पे सभी अनुकूल मौसम थे। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो कथन कारण वाले प्रश्न हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और बताएं। पहला कथन है कि सघन बस्तियां मुख्य रूप से समतल मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कारण है कि प्रकीर्ण बस्तियां पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ठीक है? तो देखिए, आप देखेंगे तो देखेंगे ना तो विकल्प बी सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी
कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, दोनों अलग अलग बात हो जाती है। प्रकीर्ण बस्तियां जो है वो पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक कारण नहीं है कि सघन बस्तियां मुख्य रूप से समतल मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है ना। चलिए, कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सही हैं, मतलब कथन वो भी अपने जगह पे सही है, कारण वो भी अपने जगह पे सही है, लेकिन कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। यानी सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं मैदानों में, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में घर दूर दूर होते हैं, और वो कहाँ होते हैं? पहाड़ों में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोग अपने घर किस प्रकार बनाते हैं? तो वहाँ पे लोग ढाल वाली छत बनाते हैं, ढाल वाली छत वाले घर बनाते हैं, जहाँ की छतें ढलान होती हैं। ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अत्यधिक वर्षा होती है, वहाँ छतों पर पानी जमा न हो, इसलिए ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं। जहाँ जल जमाव होता है वहाँ पर स्टिल्ट या ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग भारत के किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो देखिए, स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग जो है वो भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत में एक्स एक्सप्रेसवे के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में एक्सप्रेसवे निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेरे भाई सही विकल्प है यात्रा के समय को कम करना और तीव्र परिवहन को बढ़ावा देना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, बात आपको ध्यान रखना है। यह रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग? रूस में स्थित है, जो पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से पीटर्सबर्ग को प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए, जो विश्व का सबसे लंबा ट्रेन रूट जो है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जो कहाँ है? तो सबसे पहली बात यह है कि वो रूस में स्थित है, जो पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत महासागर तट पर जो स्थित है व्लादिवोस्तोक, उससे जोड़ता है। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, समुद्र के वे मार्ग जहां से माल ढोया जाता है और जो पत्तनों यानी जो पोर्ट्स होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुद्र के वो मार्ग जहां से माल ढोया जाता है और जो पोर्ट्स से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? आपको बताना है। देखिए, उन्हें समुद्री मार्ग कहा जाता है। ध्यान रखिए, उसे समुद्री मार्ग कहा जाता है। कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं और कुछ कठिन क्वेश्चन हैं। चूंकि ये एनसीईआरटी में आपके दिया है तो वहाँ से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलिए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय जलमार्ग का उदाहरण है? तो इसमें जो विकल्प बी होगा वो सही होगा, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, क्या होता है ना, जल जब नदियां और झीलों का उपयोग जब परिवहन के लिए किया जाता है ना, तो उसे अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग कौन सा है? बताइए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मनाली लेह राजमार्ग। देखिए, एनसीईआरटी का जो नया आया है, एनसीईआरटी क्लास 7 का जो नया बुक आया है, एनसीईआरटी के आप सभी जानते हैं बुक चेंज हो गए हैं इस बार 2025 में। तो जो नए बुक हैं उसमें इनका जिक्र किया गया है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग। तो मुझे लगा कि ये शायद आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, मैं लेके आ गया मनाली लेह राजमार्ग। चलिए, हिमालय पर्वत में मनाली लेह राजमार्ग जो विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। अगला प्रश्न है, परिवहन का वह कौन सा साधन सबसे महंगा है लेकिन सबसे तेज है? तो वह है वायु मार्ग, आप सभी जानते हैं। अगला है, संचार के क्षेत्र में मास मीडिया यानी जनसंपर्क माध्यम किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन को। ठीक है ना।
इंटरनेट के माध्यम से संचार के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी बदलाव आया? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी बदलाव आया। तो हम आपसे जुड़े हैं, ये भी एक क्रांतिकारी बदलाव है। तो सूचनाओं का आदान-प्रदान, आपसी जुड़ाव, घर में बैठे रेलवे और हवाई टिकट बुकिंग करना, ईमेल के माध्यम से त्वरित संदेश, इसीलिए सभी बात सही है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस इंडियन रेलवे किस महाद्वीप में स्थित है? ट्रांस इंडियन रेलवे किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ध्यान रखिएगा ये कहाँ स्थित है यह रेलवे। तो ध्यान रखिएगा यह रेलवे जो है वो ब्यूनस आयर्स को वालपेराइजो से जोड़ता है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, मिलान करना है, कौन सा पोर्ट कहाँ स्थित है वो आपको मिलान करना है। देखिए जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका एक का एक, यानी जो ये सभी देखेंगे तो मिलान ठीक है, सब आमने सामने, यानी सिंगापुर वाला एशिया में आता है, न्यूयॉर्क वाला उत्तरी अमेरिका में और रियो डी जेनेरियो वाला दक्षिणी अमेरिका में आता है। तो ये सभी मिलान सही हैं, ठीक है, विकल्प ए सही हो जाता है। अगला है सड़क मार्ग के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें कम दूरी के लिए यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला साधन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सड़कें कच्ची और पक्की दोनों हो सकती हैं, ये भी बात ठीक है। भारत में सड़कों का जाल सबसे कम है, यही जो है गलत है, और जो गलत है वो हमारे लिए सही विकल्प है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? तो देखिए मेरे भाई, ऋतु प्रवास से पशुओं का एक नए चरगाहों की खोज में मौसम के अनुसार आवागमन ही ऋतु प्रवास होता है। यानी बरसात के मौसम में पहाड़ों से नीचे आ जाना, या सर्दियों के मौसम में मैदान में आ जाना, फिर गर्मियों के मौसम में वापस पहाड़ों पे चले जाना, यही ऋतु प्रवास होता है, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी की किताब के अनुसार। वायु मार्ग के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? तो इसमें सबसे बड़ी बाधा कोहरा और तूफान होता है, यानी मौसम खराब, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संचार के लिए उपग्रहों का उपयोग किसमें सहायक है? तो संचार के लिए उपग्रहों का उपयोग जो है वो तेल की खोज और वनों का सर्वेक्षण, इसमें भी भूमिगत जल और खनिज संपदा की जानकारी इसमें भी, और मौसम का पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी, ये सभी विकल्प सही हैं। तो विकल्प डी आपका सही हो जाता है, संचार के लिए उपग्रहों का उपयोग, ये सभी सहायक होते हैं उसमें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जल मार्ग के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो देखिए जल मार्ग के बारे में जो यह भारी और सबसे बड़े आकार के सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है क्लास अध्याय 7 का, वो है सबवे किसे कहा जाता है? तो भूमिगत जो सड़कें होती हैं उन्हें सबवे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के अध्याय 8 को, जो आपके एनसीईआरटी का है ज्योग्राफी, उसे। अध्याय 8 में पहला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा बात ठीक है। पहला कथन है कि यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश में भूमध्य रेखा के निकट 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है। दूसरा है, अमेजन नदी पश्चिम के पर्वतों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर में मिलती है। और तीसरा है, यहाँ की जलवायु साल भर गर्म और नम रहती है। तो देखिए विकल्प जो इसका जो सही होगा वो विकल्प डी सही होगा, यानी कथन 1, कथन 2 और कथन 3, ये तीनों बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए ध्यान रखिएगा, जो अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ध्यान रखिएगा, जो अमेजन नदी है वो दुनिया की सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यहाँ दिन और रात दोनों समय तापमान आर्द्रता उच्च रहती है, इससे शरीर में चिपचिपाहट जैसा महसूस होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अमेजन वर्षा वन की वनस्पति के बारे में क्या सही है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ की पत्तियाँ इतनी सघन होती है कि वितान बन जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचता है। मतलब कहने का अर्थ है कि पत्तियां इतनी घनी होती हैं
कि सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचता है अमेजन वर्षा वन में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले विशिष्ट जीव जो टूकन क्या है। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला एक विशिष्ट जीव है, नाम है टूकन, वो क्या है। तो देखिए वह एक प्रकार की पक्षी है जिसकी बड़ी रंगीन चोंच होती है, जो अमेजन बेसिन में पाई जाती है, नाम है टूकन। ध्यान रखिएगा, टूकन और कुंजन पक्षी यहाँ के प्रमुख पक्षी हैं, जिनकी लंबी चोंच उन्हें उन फलों को खाने में मदद करती है जो कमजोर टहनियों पर होते हैं। अमेजन बेसिन के लोग किस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाते हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कृषि पद्धति है वो कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति है। इसका मतलब है इसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करने के लिए पेड़ों को काटते और जलाते हैं। राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, कुछ वर्षों बाद जमीन छोड़कर दूसरी जगह नई जमीन साफ की जाती है और इस तरह से निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। इन्हीं को कर्तन और दहन कृषि कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मलोका क्या है। तो मलोका मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह तीव्र ढाल वाला छत वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं, इन्हें मलोका कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए अमेजन के कुछ लोग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार के घरों में रहते हैं, लेकिन जो बड़े घरों में रहते हैं उन्हें मलोका कहा जाता है, आपके एनसीईआरटी के किताब के अनुसार। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के संदर्भ में उपोष्ण प्रदेश विस्तार क्या है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपके 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य है। क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण प्रदेश, ठीक है ना। देखिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर उपोष्ण कटिबंध बनाती हैं, एक विशाल बेसिन बनाती हैं जो भारत और बांग्लादेश में फैला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी में इसका जिक्र भी है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो इसे सांगपो और जमुना कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? सांगपो और जमुना। देखिए अब कहाँ इसे क्या कहा जाता है, बात ध्यान रखिए। तिब्बत में इसे सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो बनता है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही बनता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पे, सुंदरवन डेल्टा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य फसल क्या है और इसके लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए यहाँ की सबसे जो मुख्य फसल है वो है धान, जिसके लिए अधिक वर्षा और पानी की आवश्यकता पड़ती है। धान यहाँ का मुख्य फसल है क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश होता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का नाम किस आधार पर पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ना सुंदरी के वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पाए जाने वाले जो सुंदरी के वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। आप सभी जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी के पेड़ बहुत ज़्यादा में मिलते हैं। और सुंदरी की खास बात यह है कि इसकी ये जो लकड़ी होती है वो काफ़ी टिकाऊ होती है, ठीक है ना। तो आपके इसीलिए सुंदरवन इसका नाम पड़ा। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पे सागवन और साखू भी पाया जाता है, बांस के घने झुरमुट भी हैं, शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ और देवदार भी हैं। ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। मैदानी भागों में पर्णपाती वन जैसे सागवान, डेल्टा में मैंग्रोव और उत्तराखंड सिक्किम के ढलानों पर शंकुधारी वन मिलते हैं, इसलिए विकल्प सभी सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। ध्यान से बताइएगा, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में यानी असम में। कहाँ पाया जाता है? असम राज्य में, ठीक है ना। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है, वहाँ एक सींग वाले गेंडे के लिए वो विश्व में प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्रा के मैदानी इलाकों में। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में चाप झील का क्या महत्व है। तो देखिए यह मछली पालन और कृषि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना, इसका महत्व यही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ब्रोमीलाइड, ठीक है ना।
ब्रोमीलाइड के बारे में क्या सत्य है? तो मेरे भाई यह एक विशेष पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल संचित रखता है, ठीक है ना। मेढक जैसे प्राणी इन पौधों के पत्तियों के जल संचयन का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि कानपुर है जो गंगा नदी के तट पे बसा है, वाराणसी है जो गंगा नदी के तट पे बसा है, पटना है जो गंगा नदी के तट पे बसा है, लखनऊ है जो गंगा नदी के तट पे नहीं बसा है। ये किस नदी के तट पे बसा है? गोमती नदी के तट पे बसा है। लखनऊ आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है। कानपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद, प्रयागराज ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी को प्रदूषण से रोकना और इसको संरक्षण देना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी की खोज किस स्पेनिश अन्वेषक ने की थी? किस स्पेनिश अन्वेषक ने की थी? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसे विसेंट यानेज पिंजोन जो ओरेलाना के दल के साथ आए थे, उनके द्वारा यह अमेजन नदी की खोज की गई थी। जब उन्होंने यहाँ कि महिला योद्धाओं को देखा तो उन्हें रोमन साम्राज्य के अमेजन्स की याद आई, इसलिए इसका नाम अमेजन नदी पड़ा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम अमेजन क्यों पड़ा। ये सभी आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी को पढ़ के उसी में से छांट छांट के क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किया है। अगला प्रश्न है, मेनियाक क्या है? तो देखिए, मेनियाक जो है अमेजन बेसिन का मुख्य भोजन, जिसे कसावा भी कहते हैं, ठीक है ना। यह आलू की तरह जमीन के अंदर उगता है। यहाँ के लोग चींटी की रानी और उनके अंडकोश भी खाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सिल्क का उत्पादन मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में होता है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का हिस्सा है? तो मेरे भाई वो है क्षेत्र बिहार और असम, ठीक है ना। यहाँ रेशम के कीड़ों का पालन होकर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, आप सभी जानते हैं। देखिए, रेशम कीट पालन और मछली पालन और मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन, ये तीनों पूछा जाता है। तो देखिए, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। और रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर, ठीक है ना। और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। ध्यान रखिए, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, ठीक है ना। और मछली पालन पीसी कल्चर और आपके रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, ठीक है ना मेरे भाई। ये सभी आप ध्यान रखिएगा बातों को। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मुख्य जनसंख्या घनत्व सबसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या का घनत्व कहाँ सबसे अधिक है? पूछ रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो वह है मेरे भाई मैदानी भागों में। कहाँ है? मैदानी भागों में, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, अंधा डॉल्फिन के पाए जाने का क्या अर्थ है? तो देखिए, जल की शुद्धता, नदी के जल की शुद्धता का संकेत है अंधा डॉल्फिन के पाए जाने का, ठीक है ना। देखिए, जो सुसु डॉल्फिन केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र के ताजे और स्वच्छ पानी में पाई जाती है। रसायनों और प्रदूषण के कारण यहाँ की संख्या घट रही है। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ का सूचक है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्वस्थ है, इस बात का सूचक है डॉल्फिन मछली का पाया जाना, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी की किताब के अनुसार बताया गया है, सभी आप हम वहीं से लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9, एनसीईआरटी क्लास 7 के अध्याय 9 को, ठीक है। प्रश्न है, रेगिस्तान की प्राथमिक विशेषता क्या है जिसके आधार पर इसे परिभाषित किया जाता है? तो देखिए मेरे भाई, रेगिस्तान की जो प्राथमिक विशेषता है, निम्न वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान, यानी बहुत अधिक गर्मी और वनस्पति एकदम बिल्कुल नहीं, और जहाँ बहुत कम वर्षा हो, ये रेगिस्तान का क्या है? प्राथमिक विशेषता है। रेगिस्तान वह क्षेत्र है जहाँ वार्षिक वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम। ध्यान रखिएगा, मिलान के लिए प्रश्न पूछता है, रेगिस्तान में वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम। तापमान के आधार पर यह गर्म सहारा या ठंडे लद्दाख हो सकते हैं, ठीक है ना। तापमान के आधार पर जो तापमान यहाँ का सहारा मरुस्थल जैसा
और ठंडा, ठंडा कैसा? लद्दाख जैसा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कितने देशों की सीमाओं को छूता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, वो 11 देशों के सीमाओं को छूता है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला है, जैसे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, ठीक है ना, मोरिटानिया, और उसके बाद मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा, इन सभी 11 देशों के सीमाओं में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ केवल विशाल रेत के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ नग्न चट्टानी सतह वाले उत्तथिर पठार भी पाए जाते हैं। तीसरा है, किसी समय सहारा एक पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था। चलिए बताइए इसके कौन से विकल्प सही होंगे। जब आप इसको पढ़िएगा तो विकल्प बी सही पाइएगा। क्यों? क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा बात ठीक है। यहाँ नग्न चट्टानी सतह वाले उत्तथिर पठार भी पाए जाते हैं, ये भी बात ठीक है। और किसी समय सहारा एक पूर्ण हरा भरा मैदान हुआ करता था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। सहारा में केवल रेत नहीं है बल्कि बजरी के मैदान और चट्टानी पठार भी हैं। गुफा चित्रों से पता चलता है कि यहाँ कभी नदियाँ और मगरमच्छ पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में स्थित अल अजीजिया क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? अल अजीजिया के बारे में आपको बताना है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। तो मेरे भाई, यहाँ 1922 में विश्व का उच्चतम तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कितना? विश्व का सबसे सर्वाधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सहारा रेगिस्तान की जलवायु के बारे में बात यह है कि यहाँ रातें अत्यधिक ठंड होती हैं और तापमान 0 डिग्री तक गिर सकता है, ठीक है। और जब दिन होता है तो चट्टानें गर्म हो जाती हैं, जिससे 50 डिग्री सेल्सियस प्लस तक तापमान चला जाता है। अगला है, सहारा में पाई जाने वाली बेदुइन और तुआरेग जनजातियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सहारा में जो मुख्य जनजातियां पाई जाती हैं उनमें एक है बेदुइन और दूसरा है तुआरेग। तो इनका मुख्य काम होता है पशुपालन, यानी पशु चराना, पशु पालना। ये लोग बकरी, ऊंट और भेड़ पालते हैं। इन्हें दूध, मांस और खाल जो है उससे प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मरुद्यान, ठीक है ना, रेगिस्तान में मरुद्यान का निर्माण कैसे होता है? तो रेगिस्तान में देखिए मेरे भाई, जब पवन रेत को उड़ा ले जाती है और वहाँ गर्त बन जाता है जहाँ भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, ठीक है ना, वैसे ही मरुद्यान का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, पवन द्वारा गर्त बनाने और भूमिगत जल के बाहर आने से ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ खजूर के पेड़ और फसलें उगाई जाती है। मोरक्को का टाफिलालेट मरु उद्यान इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जहाँ पे हवा जो है, ठीक है ना, हवा के द्वारा गर्त बना दिया जाता है और भूमिगत जल बाहर आने लगते हैं, ठीक है। वैसे ही वहाँ का मरुद्यान का निर्माण होता है, जिसमें मोरक्को का एक बहुत फेमस मरुद्यान है टाफिलालेट मरुद्यान, उसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है सॉरी, लद्दाख रेगिस्तान के उत्तर और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? लद्दाख के रेगिस्तान के उत्तर और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो मेरे भाई, काराकोरम पर्वत श्रेणियां जो उत्तर में है और जास्कर पर्वत श्रेणियां जो दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख को, अगला प्रश्न है, लद्दाख को खापाचान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है हिम की भूमि, ठीक है। हिम की भूमि मतलब बर्फ वाली जमीन, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा गला खराब है तो एडजस्ट करिएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख में वर्षा की मात्रा बहुत कम यानी 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होने का मुख्य कारण क्या है? लद्दाख में वर्षा जो होती है 10 सेंटीमीटर प्रति साल होती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है?
देखिए, इसका मुख्य कारण है हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसलिए हिमालय जो है, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम बारिश होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाए जाने वाले जो चीरू हैं, तिब्बती मृग का शिकार क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, शहतूत और ऊन के लिए। इसकी जो ऊन है, मतलब ये जो चीरू है, इसकी जो ऊन है शहतूत के लिए, जो बहुत हल्की और गर्म होती है, उसी के लिए इनका शिकार लोग करते हैं। लद्दाख के लोग मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी हैं? तो यह बौद्ध और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यहाँ हैं। ठीक है ना। देखिए, यहाँ का प्रसिद्ध मठ जो है, यहाँ का प्रसिद्ध बौद्ध मठ गोम्पा यहीं स्थित है। जैसे जैसे हेमिस, थिकसे और लामयूरू, ये प्रसिद्ध गोम्पा यानी मठ स्थित हैं। तो यहाँ पे लोग बौद्ध और इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। लद्दाख की राजधानी लेह को कश्मीर घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह जोड़ता है जोजिल्ला दर्रा। ध्यान रखिएगा, जोजिल्ला दर्रा जो है वो आपके लद्दाख की राजधानी लेह को कश्मीर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो यहाँ जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम जैसी फसलें उगाई जाती हैं ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसलिए कृषि केवल गर्मियों में ही संभव हो पाती है, ठंडी में नहीं। अगला प्रश्न है, गंगरी क्या है? तो गंगरी मेरे भाई एक हिमनद है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में पाया जाने वाला एक हिमनद, जैसे गंगरी हिमनद। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में तेल की खोज ने किन देशों के जीवन स्तर को बदल दिया? तो मेरे भाई अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जैसे देशों के जीवन स्तर को बदल दिया। ठीक है ना। लद्दाख में क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला यानी बैट किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एक सरद विलो नाम का एक पेड़ होता है, उसी से बहुत बेहतरीन बैट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में विरल वनस्पति होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है जल की कमी, जल का अभाव और बहुत ज़्यादा गर्मी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कहाँ से जोड़ती है? तो यह आपको श्रीनगर से जोड़ती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, लद्दाख में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या है? तो वह है गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनद की सैर, उत्सव और रस्म को देखना। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। अब हम चलेंगे अंतिम और लास्ट अध्याय पे, जो अध्याय 10 है आपके ज्योग्राफी क्लास 7 का। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रेयरी घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है जो रॉकी पर्वत के ग्रेट लेक्स के बीच स्थित है। दूसरा कथन है, प्रेयरी के मैदानों में घास की ऊंचाई बहुत कम, लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और यह पेड़ बिल्कुल नहीं पाए जाए और यहाँ पेड़ बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अब कथन आपको बताना है, पहला दूसरा सही है या केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है। तो आप देखेंगे कि केवल पहला कथन सही है, यानी यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जो कि रॉकी पर्वत और ग्रेट लेक्स के बीच स्थित हैं। ठीक है ना। कौन से? प्रेयरी घास के मैदान। प्रेयरी जो घास होता है, वास्तव में घास का विशाल सागर है, जहाँ घास 2 मीटर तक ऊंची हो सकती है। जहाँ जल उपलब्ध होता है, वहाँ विलो, एल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार कहा जाता है। और कारण है, इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन के उपयोग से गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। तो देखिए, ये बात सही है, यानी कथन एक सही है, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यानी प्रेयरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं। इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और आधुनिक कृषि के संसाधन उपलब्ध हैं।
ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रेयरी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाली स्थानीय पवन चिनूक के बारे में क्या सही है? ध्यान रखिएगा कि प्रेयरी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा पवन है, तो वो है चिनूक, ठीक है ना। और इसके बारे में कथन कौन सा सही है, तो देखिए यह एक गर्म पवन है। चिनूक जो है एक गर्म पवन है, एक गर्म हवा है जो सर्दियों में तापमान बढ़ाकर बर्फ पिघला देती है। बात बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है वेल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक तथ्य सही है? तो मेरे भाई विकल्प बी सही होगा। इनके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, किसके? वेल्ड के। अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के पठारी भाग में स्थित है। इसके पूर्व में ड्रैगन्स वर्ग और पर्वत और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड क्षेत्र की जलवायु नम होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए मेरे भाई इसके नम होने का जो मुख्य कारण है वो हिंद महासागर का प्रभाव है। हिंद महासागर के समीपता यानी नज़दीकी के कारण वेल्ड की जलवायु ना तो बहुत गर्म होती है और ना ही बहुत ठंडी होती है। अगला है प्रेयरी क्षेत्र में रहने वाला काउवाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए वे मवेशियों के विशाल फार्मों रेंज की देखभाल करने वाले कुशल घुड़सवार होते हैं। कौन? काऊ बॉय। जो काऊ बॉय होते हैं, काऊ बॉय का क्या काम है? वहाँ मवेशियों का देखभाल करते हैं और वो कुशल घुड़सवार भी होते हैं, ठीक है ना। अगला है कंबाइन मशीन का उपयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा यह किया जाता है एक ही साथ बुआई, कटाई और जो है गाई मतलब थ्रेसिंग करने के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है मेरिनो किसकी एक लोकप्रिय प्रजाति है जो वेल्ड क्षेत्र में अधिक महत्व रखती है? तो मेरिनो जो है वो भेड़ की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? भेड़ की, जो गर्म और महीन ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है जोहान्सबर्ग को विश्व की किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह विश्व को स्वर्ण की राजधानी के रूप में जाना जाता है। किसके? स्वर्ण के। वेल्ड क्षेत्र में जोहान्सबर्ग सोने के खनन के लिए, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध है। सोने के खनन, सोना के लिए और किम्बरले हीरो के लिए, ठीक है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रेयरी क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो देखिए विकल्प ए सही होगा, यानी मिसिसिपी जो यूएसए में है और सास्केचावन जो कनाडा में है। वो प्रेयरी क्षेत्र में प्रमुख है, दो नदियां हैं जो बहती हैं। अगला प्रश्न है वेल्ड में वर्षा मुख्य रूप से किन महीनों में होती है? तो ध्यान रखिएगा वेल्ड में वर्षा नवंबर से फरवरी महीने में होती है। विकल्प बी सही है। देखिए दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी अफ्रीका कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए वहाँ नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्म ऋतु होती है और उसी दौरान वर्षा होती है। अगला प्रश्न है प्रेयरी के मूल निवासी कौन हैं? तो वह होते हैं आपके रेड इंडियंस। कौन होते हैं? रेड इंडियंस। रेड इंडियंस, अपाचे, क्री और पौनी यहाँ के प्रमुख जनजातियाँ समूह हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है रेंच क्या है? तो देखिए मेरे भाई रेंच पशुओं के एक विशाल फार्म जहाँ मवेशियों को पाला जाता है, देखभाल किया जाता है। अगला प्रश्न है वेल्ड क्षेत्र में पाई जाने वाली लाल घास कहाँ उगती है? ध्यान रखिएगा यह उगती है उच्च वेल्ड में, ठीक है ना। कहाँ लाल घास कहाँ उगती है? उच्च वेल्ड में। अगला प्रश्न है देखिए उस वेल्ड में बिखरे हुए बड़े जैसे एकेसिया और मारूला मिलते हैं, ठीक है ना। ये किस क्षेत्र में मिलते हैं? उच्च वेल्ड क्षेत्र में ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रेयरी क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिन्होंने औद्योगिक विकास में मदद की? तो देखिए यहाँ पे कोयला और लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। खनिजों की उपलब्धता और बेहतर परिवहन ने इस क्षेत्र के विकास को और औद्योगिक क्षेत्र बना दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है किम्बरले किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई यह हीरा खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किम्बरले की हीरा खदानें दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, बाइसन के बारे में क्या सत्य है? देखिए, इसके लिए विकल्प बी सही है, यानी यह अमेरिकी भैंसा है जो प्रेयरी का सबसे महत्वपूर्ण जीव है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण घास के मैदानों में वृक्षों का अभाव क्यों होता है? तो यह होता है वर्षा की कमी और तेज हवाओं के कारण। ठीक है ना? शीतोष्ण घास के मैदानों में पेड़ की कमी होती है। अगला है, वेल्ड क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी नदी फसल उगाई जाती है? तो गन्ना और तंबाकू यहाँ का मुख्य फसल है। विकल्प ए सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रेयरी और वेल्ड दोनों क्षेत्रों में समानता क्या है? देखिए, दोनों क्षेत्रों में समानता ये है ना कि दोनों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। यही समानता है दोनों में। ये दोनों ही मध्य अक्षांशों के आंतरिक भागों में स्थित घास के मैदान हैं। तो ये रहे कुल लगभग 100 प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी के। आज ये आपके क्लास कंप्लीट हो गए, यानी अध्याय 5 तक आपने पढ़ लिया था, अध्याय 5 से बाकी था। तो अध्याय 6 से लेके 10 तक आपने आज कंप्लीट कर लिया। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक भी इसे साझा करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।